आज हम बात करेंगे अभिक्रिया की दर एवं कोटि की। इसमें हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा, देखो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, अभिक्रियाओं के वेग पर निर्भर, वेग जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, जैसे सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक वगैरह इनकी, और अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो यह जो रसायन विज्ञान की शाखा है यह रासायनिक बल गतिकी कहलाती है, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। बेटा क्या कहलाती है? केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। आगे इसमें बात करें तो अभिक्रिया के दर या वेग क्या होता है, वही आप जब भी किसी चीज़ की दर या वेग निकालते हैं तो क्या करते हैं, सांद्रता में होने, भाई अभिक्रिया की बात हो रही है तो सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, कितने टाइम में कितनी सांद्रता परिवर्तित हो रही है, तो इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहा जाता है। निकालते कैसे इसको? अभिक्रिया की दर बराबर अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा हुआ समय, यानी कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी यहाँ पर क्या है? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, यानी कि डेल्टा सी मतलब सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, और कितने टाइम में हो रहा है वो क्या होगी? किसी भी अभिक्रिया की क्या होगी बेटा? दर होगी। आगे इसमें बात करें तो अभिक्रिया के वेग की कुछ इकाइयां होती है। अब आपने देखा कि भाई सांद्रता बटे समय को यदि इकाई के रूप में लिखा जाए तो भाई दर की जो इकाई बनती है वो यहाँ से कैसी बनती है? सांद्रता का मतलब होता है मोल प्रति लीटर, है ना, मोल बटे लीटर होता है, और यहाँ पर समय है तो भाई मोल अपने आप में एक इकाई है तो मोल लीटर इनवर्स, और टाइम यानी कि सेकेंड इनवर्स, टाइम की जो इकाई होती है वो क्या होती है बेटा? सेकेंड होती है। तो यहाँ से जो अभिक्रिया की दर जो है उसकी जो इकाई बनती है वो क्या बनती है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो देखिए मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स यहाँ से बनती है। परंतु यदि अभिकारक जो है वो हमारे यदि गैसीय अवस्था में उपस्थित हैं तो वायुमंडल सेकेंड इनवर्स, वायुमंडल मिनट इनवर्स, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में एटमॉस्फेरिक सेकेंड इनवर्स के रूप में हम लेते हैं। कब? जब हमारे अभिकारक या जो उत्पाद हैं वो कैसे हों? गैसीय अवस्था में उपस्थित हों। आगे रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत अभिक्रियाओं को निम्न 3 प्रकार के वेगों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसमें जब अभिक्रिया के वेगों का अध्ययन आप करते हैं ना बेटा तो 3 प्रकार के जो वेग हैं वो देखने को मिलते हैं। औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, इस तरीके से अलग अलग तरीके के वेग होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे औसत वेग की। औसत वेग का मतलब है कि भाई पूरी ओवरऑल एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप निकालना चाहते हो तो कैसे निकालते हैं कि भाई किसी निश्चित समय अंतराल, एक निश्चित समय अंतराल कि भाई यहाँ कोई रिएक्शन अगर आधे घंटे में हो रही है तो भाई 10 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक वो कितना परिवर्तित हुई थी, वहां जो निकलने वाला जो दर है वो है औसत दर या औसत वेग कहलाएगी। तो निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन की दर अभिक्रिया का औसत वेग कहलाती है, जिसको आप रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। अब उत्पाद के लिए अगर आपने लिखना है तो आप प्लस का साइन लगा सकते हैं, और अभिकारक के लिए लिखना है तो आप माइनस का साइन लगा सकते हैं। ऐसा क्यों? आगे बताती हूँ। तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आर मतलब क्या है? यहाँ पर आर अभिकारकों की सांद्रता है और पी जो है उत्पाद की सांद्रता है। तो आर के रूप में अगर अभिकारकों के रूप में आप लिखना चाहते हैं तो अभिकारकों की सांद्रता जो है समय के साथ साथ घटती है बेटा, तो डेल्टा आर का मान जो है वो माइनस में आ जाएगा। तो माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 अपॉन T1 से आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। या आप प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखना चाहते हैं तो रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आप किस तरीके से लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स के बिहाफ पर या उत्पादों के आधार पर। तो उत्पादों की सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ती है, समय के साथ साथ बढ़ती है तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी को आप P2 माइनस P1 करके T2 माइनस T2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगी? रेट ऑफ एवरेज रिएक्शन मिल जाएगी। अब औसत वेग का मतलब ही क्या है? क्रियाकारकों की सांद्रता बटे परिवर्तन में लगा समय और उत्पाद की सांद्रता बटे परिवर्तन में लगा समय। क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है? क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ साथ कम होती जाती है, इसलिए अभिकारकों की सांद्रता के रूप में यहाँ पर अगर आप लिखते हैं तो औसत वेग लिखने के लिए आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। और उत्पादों की सांद्रता जो है समय के साथ साथ बढ़ती है बेटा, तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? प्लस का साइन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। आगे अब हम बात करते हैं तो देखो अभिकारकों की सांद्रता और समय में यदि आपने ग्राफ खींचा तो इधर समय बढ़ रहा है और इधर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ रही है। तो जैसे जैसे अभिकारकों की सांद्रता, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है समय के अनुसार अभिकारकों की सांद्रता में जो है वो कमी आती जाती है। ऐसे ही जो उत्पादों की सांद्रता है वो समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। यदि इन दोनों ही ग्राफों को एक साथ बनाया जाए तो किसी भी समय पर
इधर समय और इधर रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखें तो भाई उत्पादों की रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है, यानी कि अभिकारकों की जो सांद्रता है वो तो समय के साथ साथ धीरे धीरे कम होती चली जाती है और उत्पादों की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। यह तो बन गया उत्पादों के लिए और यह बन गया अभिकारकों के लिए। तो इस प्रकार से आपको एक ग्राफ द्वारा इसे समझाया जा सकता है कि भाई समय के साथ साथ अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर अभिक्रिया का तात्क्षणिक या औसत वेग निकाला गया है। तात्क्षणिक वेग क्या होता है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो अभिकारकों के विलुप्त होने की दर एवं उत्पाद के बनने की दर जो है वो समान होती है। जिस दर से अभिकारक कम हो रहे हैं उसी दर से जो उत्पाद हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो भाई माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी जो है प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है। तो अगर कोई रिएक्शन, जैसे मेरे पास में एक रिएक्शन है, N1 मोल ऑफ ए आपने लिए हैं N2 मोल ऑफ बी के साथ में, ये आप अभिक्रिया कर रहे हैं और क्या दे रहे हैं, M1 मोल सी के दे रहे हैं और M2 मोल डी के दे रहे हैं। तो इस समीकरण के लिए यदि आप ए के विलुप्त होने की दर देखेंगे तो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे, बी के विलुप्त होने की दर देखेंगे तो माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी देखेंगे। अब सी क्या है, उत्पाद है, तो उत्पाद बन रहा है, तो उत्पाद सी के बनने के दर को अगर देखेंगे तो प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी देखेंगे। इसी प्रकार से डी के लिए प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी देखेंगे। परंतु यही दर जो है यदि रस समीकरण नीति के अनुसार लिखी जाएगी तो बताइए इनके मोलों को भी लिया जाएगा। अब मोलों को कैसे लेते हैं, 1 अपॉन में लेते हैं बेटा। तो क्योंकि ए और बी हमारे रिएक्टेंट है तो इनकी दर लिखने के लिए, अभिकारकों की दर लिखने के लिए माइनस साइन का प्रयोग करते हैं। और रस समीकरण नीति में लिखना है तो एन को 1 बटे में लिख देते हैं, तो -1 अपॉन N1 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी लिख देंगे। बी के लिए इसी प्रकार से -1 अपॉन N2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी लिख देंगे। इसी प्रकार सी और डी जो है उत्पाद हैं तो इनके लिए प्लस साइन का उपयोग होगा और इनके मोल्स को इस तरीके से बटे में लिख दिया जाएगा और अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता निकाल ली जाएगी। जिस दर से ये कम हो रहा है उसी दर से ये भी कम होगा, उसी दर से ये बनेगा और उसी दर से ये बनेगा, यानी कि चारों की जो दर है बेटा वो बराबर 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 होगी, इसलिए इन चारों की दर को बराबर से लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी अभिक्रिया के औसत वेग को दर्शाया जाता है। आगे बात करते हैं तात्क्षणिक वेग की। अब तात्क्षणिक का मतलब होता है किसी क्षण, एट अ टाइम, कि भाई आधे घंटे में कोई रिएक्शन हो रही है। मान लीजिए 5:10 पे मैंने रिएक्शन चालू करी थी और 5:40 तक वो रिएक्शन चल रही है, तो 5:35 पर उस रिएक्शन की जो दर होगी वही तात्क्षणिक वेग कहलाएगी। इस प्रकार के समझें इसको कि किसी निश्चित समय पर यानी निश्चित क्षण, एक एट अ पर्टिकुलर टाइम अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन है वही क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग या दर कहलाती है। तात्क्षणिक वेग जो है अभिक्रिया का वास्तविक वेग भी कहलाता है, इसी को अभिक्रिया का वास्तविक वेग कहा जाता है। बेटा तात्क्षणिक वेग का निर्धारण कैसे करेंगे। अब आपको पता है कि अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ साथ घटती है, बोलो घट रही है ना, घटती है। तो आप यदि इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा इसको पी पॉइंट पर हिट करती है या पी पॉइंट जो है यहाँ पर अगर आता है तो बताओ ए और ए बी से आप इसका निर्धारण कर सकते हैं। तो उपरोक्त चित्र में अभिकारक की सांद्रता समय के मध्य आलेखित ग्राफ को दर्शाया गया है। माना टी समय पर अभिकारक का तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है तो ग्राफ में बी बिंदु तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है। जिस पॉइंट पर ये स्पर्श रेखा टकरा रही है ये वो तात्क्षणिक समय है, ये वह समय है जहां पर आपको अभी वेग जो है पता करना है। इस समय पर इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा ये पता लगाना है। तो P तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करता है। बिंदु P पर ग्राफ की जो प्रवणता है यानी कि जो स्लोप है वो कैसा आ रहा है ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा AB खींचते हैं। उपरोक्त ग्राफ में A सांद्रता और B समय अक्ष है, अतः सांद्रता अक्ष पर समय की दूरी यानी कि OA, देखो आप OA और OB, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचने पर क्या मिला है, OA और OB मिला है। तो जब OA और OB का जब आप अनुपात T समय के अनुसार निकालते हैं तो आपको क्या मिलती है, तात्क्षणिक वेग मिलता है। जो तात्क्षणिक वेग जो है OA और OB का जो है क्या है, एक अनुपात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे OA सांद्रता में होने वाला परिवर्तन डेल्टा C है और OB जो है समय में होने वाला परिवर्तन डेल्टा T है ना। अपन क्या लिखते थे, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T लिखते थे। अभी डेल्टा C क्या है, OA और डेल्टा T क्या है, OB है। अतः OA तथा OB का अनुपात T समय पर ग्राफ की प्रवणता को ही व्यक्त करता है। यानी कि आप OA और OB करके यहाँ से तात्क्षणिक वेग का निर्धारण कर सकते हैं। आगे चूंकि तात्क्षणिक वेग के निर्धारण में डेल्टा टी का मान बहुत कम होता है, बहुत कम, बहुत लिमिटेड, मतलब जितना आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में या
एवरेज रेट जब आपने निकाली थी, औसत वेग जब आपने निकाला था, उसमें जितना टाइम मिल रहा था उतना टाइम यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसलिए डेल्टा टी का जो मान है बेटा वो बहुत ज़्यादा कम आता है। बहुत ज़्यादा कम आने की वजह से इस मान को डेल्टा, ये डेल्टा का मतलब होता है बड़ा अंतर, इसकी जगह पर आप इसको छोटे डी से व्यक्त कर सकते हैं। छोटे डी का मतलब होता है कम अंतर, कम अंतर से प्रदर्शित करते हैं। तो भैया डेल्टा सी की जगह पे आप क्या लिख देंगे, डी सी लिख देंगे, और डेल्टा डी टी की जगह पे आप क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे। तो अभिक्रिया की जो तात्क्षणिक दर है वो औसत दर से डेल्टा टी लिमिट है उसकी 0 तक जाती है। इस प्रकार से भी आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। यदि इन दोनों में रिलेशन बताना हो तो इस तरीके से आप जो है इन दोनों के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। तो अति सूक्ष्म समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में अति सूक्ष्म परिवर्तन होता है, तब तात्क्षणिक वेग कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। कौन सी बेटा, इंस्टेंटेनियस, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन यानी कि तात्क्षणिक। जैसे एवरेज को आपने AVG लिखा था ना, उसी प्रकार से INST का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर जो है वो माइनस डी। देखो डेल्टा नहीं लिखा है, डी लिखा है, dR/dt होगा। और प्रोडक्ट के लिए अगर लिखेंगे, उत्पादों की सांद्रता के लिए लिखेंगे तो छोटा डी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन dt करके आप लिख देंगे। तो कम अंतर के लिए हम छोटे डी का इस्तेमाल करेंगे, बड़े अंतर के लिए हम डेल्टा का इस्तेमाल करेंगे। तो तात्क्षणिक वेग का व्यंजक यदि लिखना हो किसी भी रिएक्शन के लिए, तो देखो एक रिएक्शन है A + B जो है C और D बना रहे हैं, तो बताइए A और B रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन आएगा, और C और D प्रोडक्ट है तो इनके आगे प्लस का साइन आएगा। और बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे तो आप डेल्टा लगा देते हैं, अब डेल्टा की जगह पे आप छोटा डी लगा करके तात्क्षणिक वेग के लिए समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, अभिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इसका रस समीकरण मिति के अनुसार अगर आपको लिखनी है तो 1/n1, 1/n2, 1/m1, 1/m2 लगा करके बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन औसत वेग निकाला था, बिल्कुल उसी प्रकार से लिख देते हैं, केवल डी लगा देते हैं डेल्टा की जगह पर, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। आगे देखेंगे तो इस अभिक्रिया में ये एक अभिक्रिया दी हुई है, N2 जब 3 मोल H2 के साथ में अभिक्रिया करता है तो 2 मोल आपको अमोनिया मिलते हैं। पर यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये बेटा, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस है, तो रस समीकरण मिति के अनुसार इसका 1 मोल है तो 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, dN2/dt। इसके 3 मोल है तो बताओ -1/3, क्योंकि ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है और वो उत्पाद है, तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा और इसके मोल को 1/, में लिख देंगे। तो आपको इस तरीके से जो है रस समीकरण मिति के अनुसार तात्क्षणिक वेग इस अभिक्रिया का यहाँ पर देखने को मिलेगा। परंतु ये गैसीय अभी समीकरण है, इसलिए इसकी जो यूनिट निकलेगी बेटा, इसकी जो इकाई निकलेगी वो काय में निकलेगी, एटमॉस्फेरिक सेकंड इनवर्स में निकलेगी, क्योंकि गैसीय उत्पाद और गैसीय यहाँ पर प्रोडक्ट की बात ही हो रही है। तो प्रारंभिक वेग, एक तीसरा वेग, पहला वेग क्या था, औसत वेग, दूसरा वेग क्या था, इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक वेग। अभी हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक वेग की। औसत वेग तो क्या था, किसी समय अंतराल में निकाला गया जो वेग था वो औसत वेग था। तात्क्षणिक वेग था किसी क्षण निकाला गया अभी रिएक्शन का जो वेग था, अभिक्रिया का जो वेग था वो तात्क्षणिक वेग था। और प्रारंभिक वेग का मतलब है t = 0 सेकंड पे निकाला गया, मतलब 0 सेकंड, यानी कि रिएक्शन शुरू होने के पहले ही जो आपने वेग निकाला है रिएक्शन का, t = 0 समय पर निकाला गया जो वेग होगा वही प्रारंभिक वेग होगा। तो देखिए प्रारंभ में t = 0 समय पर किसी अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। यदि सांद्रता एवं समय में ग्राफ को यदि खींचा जाए तो भाई A पर काटता है, देखो t = 0 अगर लिया जाए तो बताओ ये इसको t पर काटता है, t = 0 A पॉइंट पर काटता है। अब A पॉइंट पर काटता है तो A पॉइंट पर t = 0 है, तो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है वही अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहलाता था। जैसे तात्क्षणिक वेग में आपने खींचा था, एक ढाल खींचा था, P बिंदु पर टकराता था, OA/OB करके आपने निकाला था, उसी प्रकार से प्रारंभिक वेग के लिए भी आप इस तरीके का एक ढाल खींच सकते हैं। तो अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं उनमें बात कर लेते हैं। तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं उसमें पहला कारक है अभिकारकों की सांद्रता। भाई समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता कम हो रही है ना, और अभिकारकों की सांद्रता कम हो रही है तो रिएक्शन की जो रेट है वो भी कम हो जाएगी, यानी कि अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होगी। जिस रेट से अभिकारकों की सांद्रता कम होगी उसी प्रकार से अभिक्रिया की जो दर होगी वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, निश्चित ताप पर
निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर में भी वृद्धि होती है। इसका कारण है कि रासायनिक अभिक्रियाएं के अणुओं के मध्य परस्पर टक्कर संपन्न होती है और प्रति इकाई आयतन में अभिकारक अणुओं की संख्या में वृद्धि होने से अणुओं के मध्य टक्करों की संभावना में वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग जो है वह अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। जैसे जैसे सांद्रण बढ़ेगा अभिकारकों का, वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा और कम होने पर कम हो जाएगा। अगली बात करते हैं तापमान की। देखिए, किसी भी अभिक्रिया के में यदि किसी अभिक्रिया का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए, 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस से उसका तापमान यदि बढ़ा दिया जाता है किसी भी अभिक्रिया का, तो वो अभिक्रिया की जो दर होती है वो 2 गुनी से 3 गुनी हो जाती है। तो अधिकांश समांगी अभिक्रियाओं में 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर लगभग 2 गुनी हो जाती है और यही टेम्परेचर क्या कहलाता है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट या ताप गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ रही है। उत्प्रेरक की बात करें तो भाई उत्प्रेरक क्या करते हैं? किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देते हैं और जब तक नेगेटिव उत्प्रेरक यानी कि ऋणात्मक उत्प्रेरकों की बात ना की जाए तब तक उत्प्रेरक अभिक्रिया की सांद्रता को बढ़ाने का ही काम करता है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का जो मान है वह कम हो जाता है और अधिकतम संख्या में जो अभिकारक हैं वो उत्पादों में परिवर्तित होने लगते हैं, जिससे कि अभिक्रिया की जो दर है वो बढ़ जाती है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति जो है अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती है, क्योंकि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेटेड जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, जिससे सक्रिय अणुओं का जो अंश है वो बढ़ जाता है और अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। दाब की बात करें तो दाब आरोपित करने पर अभिकारक के अणुओं के मध्य जो है दूरी जो है वो कम हो जाती है, दूरी कम हो जाती है जिससे उनकी सांद्रता जो है वो बढ़ जाती है और टक्करों की जो संख्या है वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अभिक्रिया का जो वेग है वो भी बढ़ जाता है। यानी कि प्रेशर जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। बोलिए, बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ते हैं, सतह के क्षेत्रफल की बात करते हैं। अरे आपने मोटी जो मिश्री की डली को यदि आपने पानी में घोल दिया और एक तरफ आपने मिश्री को पीस करके बारीक पाउडर बना करके पानी में घोल दिया, तो पानी में कौन जल्दी घुलेगा? मिश्री का पाउडर जल्दी घुलेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है, सतह क्षेत्रफल जो है वो मिश्री के पाउडर का ज्यादा होता है मिश्री की अपेक्षा, इसलिए मिश्री का पाउडर जो है जल्दी घुल जाता है। तो इसका मतलब सतह का क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ता है रिएक्शन की जो रेट है, अभिक्रिया की जो दर है वो भी बढ़ जाती है। तो यदि अभिक्रिया कारक पदार्थ की अवस्था ठोस है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि हो जाती है। यही कारण है कि ठोस अभिकारकों को सदैव बारीक चूर्ण बना करके काम में लिया जाता है। इसकी सतह का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण अभिक्रिया का वेग भी अधिक हो जाता है। लकड़ी के बड़े टुकड़े की अपेक्षा इसकी छिलन अधिक तेजी से जलती है। आप देखो, सर्दियों में जब हम लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी की अपेक्षा जो लकड़ी की छिलन होती है वो जल्दी जलती है, वही इसका उदाहरण है। अभिकारकों और उत्पादों की प्रकृति पर भी अभिक्रिया की वेग निर्भर करती है। किस प्रकार से देखें, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है, तभी तो अभिक्रिया होती है। अब पुराने बंध अगर मुश्किल से टूटेंगे और नए बंध मुश्किल से बनेंगे तो अभिक्रिया की दर भी कम होगी। तो भाई ठोस, आप देखो ठोसों में जो होता है अभिकारक अणु बहुत पास पास होते हैं, अब इनके बीच में जो बंध है वो बहुत तगड़ा होता है, बहुत ज्यादा पास पास होने की वजह से इनके जो बंध होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, जिनको तोड़ने में टाइम लगता है। तो ठोस अभिकारक की अपेक्षा द्रव अभिकारक और द्रव की अपेक्षा गैस अभिकारक जो होते हैं, गैसीय अभिकारकों की क्रिया जो है वो जल्दी होगी ठोस अभिकारकों की अपेक्षा। यानी कि मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से ज़्यादा अगर बंधे हुए होंगे या और दूर दूर होंगे तो बंधे हुए जो परमाणु होंगे जिनके बीच में आबंध जो है वो स्ट्रांग होगा या बंधन जो है वो स्ट्रांग होगा, उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी और अभिक्रिया की दर जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए गैसीय अभिकारकों की जो दर है अभिक्रिया की वो अधिक होती है ठोसों की भी अपेक्षा। तो ठोस की सबसे कम, द्रव की उससे ज्यादा और गैसीय अभिकारकों की सबसे ज्यादा। माध्यम की प्रकृति, आपने किस माध्यम को लिया हुआ है? भाई अभिकारकों की प्रकृति अगर आयनिक है तो ध्रुवीय विलायकों में इसको घोलो, है ना, तो ध्रुवीय, और अगर में इनकी अभिक्रिया अधिक वेग से एवं अध्रुवीय विलायकों में इनकी अभिक्रिया कम वेग से। यार आयनिक अगर आपका अभिकारक है तो आयनिक अभिक्रिया को ध्रुवीय विलायकों में घोलने पर ये अच्छी तरीके से काम करते हैं और वेग जो है वो बढ़ जाता है, जबकि अगर इनको आप अध्रुवीय विलायकों में घोल दोगे तो वेग जो है अभिक्रिया का वो कम हो जाएगा। इसका कारण क्या है कि ध्रुवीय विलायकों में अभिकारक आसानी से आयनित हो जाते हैं, जिससे आयनों के मध्य जो है आकर्षण
आयनों के मध्य आकर्षण के कारण अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न होने लगती है। आगे की बात करते हैं विकिरण का प्रभाव। भाई कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो विकिरणों की उपस्थिति में तेज गति से होती है, जैसे H2 और Cl2। H2 और Cl2 को यदि आप अंधेरे में संपन्न करवाते हैं, H2 गैस और Cl2 गैस जो है, यदि इसकी अभिक्रिया से आप जो है HCl गैस बनाते हैं और यहाँ पर इसको अंधेरे में बनाते हैं, अंधेरा है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं है, तो यह जो है वो धीमी गति से होती है। जबकि यही रिएक्शन अगर आप HNu या विकिरणों की उपस्थिति में करवाते हैं तो यह तीव्र वेग से संपन्न होती है। तो अभिकारकों पर जो है विकिरणों का प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है बेटा। अब वेग नियम या दर व्यंजक की बात करें तो वेग नियम या दर व्यंजक क्या होता है कि भाई किसी भी अभिक्रिया के लिए आप वेग नियम या दर व्यंजक किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। तो भाई वेग नियम या दर व्यंजक जो है वह गणितीय व्यंजक है जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया की दर की प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाता है। तो वेग नियम यह कहलाता है, क्या कहलाता है कि भाई कोई भी गणितीय व्यंजक जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के दर के प्रायोगिक निर्भरता को दर्शाने वाला जो नियम है उसे ही आप क्या कहते हैं, वेग नियम कहते हैं। इसके अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब अगर आपको एक अभिक्रिया दे दी जाए, N1 मोल A के लिए है, N2 मोल B के लिए है उत्पाद बनाने के लिए, तो आप इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग किस प्रकार लिखेंगे। अभिक्रिया का वेग dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A की सांद्रता की x घात गुणनफल B की सांद्रता की y घात के बराबर के गुणनफल के समानुपाती होता है। यदि इस समानुपाती चिन्ह को यदि हटाएंगे तो आपको एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा k, तो आप इसको हटा करके k स्थिरांक लगा करके ये गुणनफल में लिख सकते हैं। x और y जो हैं वो क्रमशः N1 और N2 के मान के समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। यानी कि x और y का जो मान है ना बेटा वो इस N1 और N2 यानी कि दिए गए जो मोल है उनके बराबर भी हो सकते हैं या उनसे भिन्न भी हो सकते हैं। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए जो k होता है ये जो होता है वेग गुणांक या इसे वेग स्थिरांक भी कहा जाता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी इसे कहा जाता है। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए जब अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, के जो है वो क्या है आपका वेग स्थिरांक या वेग गुणांक है जिसे विशिष्ट अभिक्रिया का वेग भी कहा जाता है। आगे की बात करते हैं वेग स्थिरांक का जो मात्रक है उसे आप कैसे निकालेंगे। तो वेग स्थिरांक का जो मात्रक है तो सांद्रता तो होती है ग्राम मोल प्रति लीटर, ठीक है, और समय जो है उसको सेकंड में हम व्यक्त करते हैं। तो सांद्रता बटे परिवर्तन में लगा समय ही तो अभिक्रिया का वेग है। सांद्रता बटे परिवर्तन, तो सांद्रता इनटू समय का इनवर्स ही आपका जो होगा अभिक्रिया वेग की जो होगी इकाई होगी। अब कोई अभिक्रिया आपने ये ली थी N1 मोल A के लिए थे, N2 मोल B के लिए थे उत्पाद बनाने के लिए, तो उपरोक्त अभिक्रिया के लिए वेग किस प्रकार से लिखोगे, अभिक्रिया का वेग dx/dt बराबर के A की कंसंट्रेशन की घात N1 B की कंसंट्रेशन की घात N2। तो इसकी कंसंट्रेशन को मैंने सांद्रता की घात N1 और इसकी कंसंट्रेशन को सांद्रता की घात N2 से यहाँ पर लिख दिया है। और dx/dt क्या है, सांद्रता बटे समय या सांद्रता समय इनवर्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको k का मान यहाँ पर से मिलेगा मोल 1 माइनस N1 प्लस N2 लीटर, N1 प्लस N2 माइनस 1 और सेकेंड -1। इसको मैं अगर डेल्टा N लिख दूं, भाई N1 माइनस N2 क्या है, अभिकारक जो है उनके मोल है ना, अभिकारकों की मोल या टोटल मोल्स है ना। तो अभिकारकों के मोलों को हम यदि रिएक्टेंट NR लिख दें तो 1 माइनस NR लीटर का जो है R-1 और सेकंड जो है -1 इसकी यूनिट हो जाएगी। तो N1 और N2 यदि मोलों की कुल संख्या को आप N से डिनोट करते, देखिए NR की जगह पर ये N से डिनोट कर रहे हैं, N से डिनोट करेंगे तो ये मोल 1 माइनस N हो जाएगा, लीटर N-1 हो जाएगा और सेकंड इनवर्स में यहाँ पर आ जाएगा। तो मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस N, लीटर इनवर्स में देखो उल्टा है 1 माइनस N, N-1 लीटर इनवर्स में है तो 1 माइनस N हो जाएगा और सेकंड इनवर्स जो है वो K की यूनिट यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यदि अभिकारकों की सांद्रण दाब अभिकारकों की सांद्रता को दाब के रूप में यदि व्यक्त किया जाए, क्योंकि अगर गैसीय परमाणु यदि आपने लिए हैं, गैसीय अभिकारक अगर आपने लिए हैं तो फिर आप मोल लीटर इनवर्स नहीं ले सकते हैं ना, सांद्रता तो है ही नहीं वहां पर क्या है वायुमंडलीय दाब है। तो वायुमंडल
1 माइनस n सेकेंड इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। कब? जब अभिकारक आपके गैसीय होंगे। अगली बात करते हैं वेग स्थिरांक के लक्षण, कि भाई वेग स्थिरांक का जो मान है ना, इसमें वृद्धि होने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, क्योंकि वेग स्थिरांक है, ये बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। दूसरा, निश्चित ताप विशिष्ट अभिक्रिया के लिए k का मान भी निश्चित होता है, निश्चित ताप पर k का मान भी निश्चित होता है। तीसरी बात, ताप में वृद्धि करने पर वेग स्थिरांक के मान में भी वृद्धि होगी। अगली बात ये बोल रहा है कि वेग स्थिरांक के मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करते हैं। मतलब ये जो n है ना यहाँ पर बेटा, ये अभिक्रिया की कोटि है। जैसे जैसे n का मान बदलेगा वैसे वैसे अभिक्रिया का जो वेग होगा या वेग स्थिरांक का जो मान होगा वह भी परिवर्तित होगा। और अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर वेग स्थिरांक का मान निर्भर नहीं करता। प्रारंभिक सांद्रता यानी कि t बराबर 0 सेकेंड पे आप इसके मान को परिकलित नहीं कर सकते हैं। अगली बात, वेग, अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया के वेग स्थिरांक में क्या क्या अंतर है। यहाँ पर देखिए, अभिक्रिया का वेग जो है इकाई समय में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को दिखाता है, जबकि अभिक्रिया में जो वेग स्थिरांक होता है वो दोनों अभिक्रिया और अभिकारकों का जो सांद्रता है इकाई होने पर जब वेग होता है तो वही वेग स्थिरांक होता है। यानी कि जब अभिकारक और उत्पाद जो है ना, या अभिकारक जो है किसी भी अभिक्रिया में, उनकी जो सांद्रता है उस सांद्रता की इकाई होने पर जो भी वेग निकाला जाता है वही वेग स्थिरांक कहलाता है। अभिक्रिया के वेग का जो मात्रक होता है लीटर इनवर्स समय इनवर्स होता है, जबकि वेग स्थिरांक का मात्रक जो है वो कोटि पर निर्भर करता है। देखिए आपने 1 माइनस n n माइनस 1 किया था। अभिक्रिया का वेग जो है अभिक्रिया के आगे बढ़ने के साथ साथ घटता है, जबकि वेग स्थिरांक का मान प्रायः कैसा रहता है बेटा, स्थिर रहता है और अभिक्रिया की प्रगति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, अभिक्रिया के वेग का मान ताप पर निर्भर करता है तथा ताप में वृद्धि या परिवर्तन, ताप वृद्धि पर परिवर्तन होता है तो अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। वेग स्थिरांक का जो मान है वो ताप पर निर्भर करता है और ताप वृद्धि पर बढ़ता है। ये तो ताप चेंज होने पर अलग अलग तरीके से और प्रकृति के अनुसार परिवर्तित होता है, जबकि वो ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। अगली बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि की। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है बेटा, कि अभिक्रिया की कोटि अभिकारक अणुओं या परमाणुओं या आयनों की जो संख्या है उस संख्या के बराबर होती है जिसकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। प्रायोगिक रूप से निर्धारित, मतलब इसको किस प्रकार से निकालते हैं, मतलब जिस सांद्रता पर, अभिकारकों की जिस सांद्रता पर जो है वेग निर्भर कर रहा है वही उस अभिक्रिया की क्या होती है बच्चों, कोटि होती है। यदि इसको प्रायोगिक रूप से समझें तो आप देखेंगे कि वेग नियम में निहित अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मतलब किसी भी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, जो भी अभिकारक उसमें भाग ले रहे हैं उनकी सांद्रताओं की जो घात होती है उनको सबको जोड़ करके आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये एक अभिक्रिया है आपके पास जिसमें n मोल A के m मोल B के लिए है उत्पाद बनाने के लिए। तो इसके लिए यदि अभिक्रिया का वेग लिखेंगे dx/dt तो वो कैसे निकलेगा, k A की सांद्रता की घात x और B की सांद्रता की घात y। तो x और y को यदि आप जोड़ देते तो यह अभिक्रिया की क्या आ जाएगी बेटा, कुल कोटि आ जाएगी। अभी कुल कोटि का मान जो है 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अगर 0 कोटि की अभिक्रिया है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, 1 आता है मान तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, 2 आता है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, 3 आता है तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। अभिक्रिया की कोटि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या हैं, कि भाई कोटि जो है एक प्रायोगिक मान है जिसे संतुलित रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों की जो रस समीकरण मितीय गुणांक होते हैं उनसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। रस समीकरण मितीय गुणांकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ एक प्रायोगिक मान है। अभिक्रिया की कोटि का कोई मात्रक नहीं होता, कोटि का तो कोई मात्रक होता ही नहीं है। ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और भिन्नात्मक, जी हाँ, पॉइंट्स में भी आ सकती है, 1/2 में भी आ सकती है, 1/3 में भी आ सकती है। इस प्रकार से कोटि जो है वो प्राप्त आपको हो सकती है। चौथी बात ये बोल रहे हैं कि भाई किसी रासायनिक अभिक्रिया की किसी अभिकारक के सापेक्ष कोटि के रस समीकरण मितीय गुणांकों के समान भी हो सकती है और उनसे भिन्न भी हो सकती है। मतलब ये जो n और n2 है वो x और y के बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। देखिए x और y को जोड़ करके आपने कोटि निकाली थी, अब x के लिए n1 बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि जो है अभिक्रिया के गुणांकों के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। प्रारंभिक और जटिल अभिक्रियाओं की कोटि, प्रारंभिक अभिक्रिया क्या होती है और जटिल अभिक्रिया क्या क्या होती है, पहले तो ये समझे। जो अभिक्रियाएं बेटा एक ही पदों में संपन्न होती है, एकल पद में जो अभिकारक अणुओं की टक्कर द्वारा संपन्न होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं वो प्रारंभिक या सरल अभिक्रियाएं कहलाती है, और एक से ज्यादा पदों में होने वाली जो भी अभिक्रियाएं हैं वो जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो यहाँ प्रयुक्त अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों को योग करके जो कोटि निकालते हो वो प्रारंभिक अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी और इधर जो आप निकालते हैं वो क्या कहलाएगी,
जटिल अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। अभिकारकों की कोटि ज्ञात करने की अलग अलग विधियां भी होती हैं बेटा। पहली है समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण में आप क्या करते हो कि भाई किसी अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए समाकलित वेग समीकरण का उपयोग करना सबसे प्रचलित विधि है। ये कौन सी विधि है? सबसे प्रचलित विधि। इसके अलावा आरेखीय विधि, पोस्ट-वॉल्ट पृथक्करण विधि, ऐसी भी बहुत सारी विधियां होती जिनके बारे में इस अध्याय में हम जो है अध्ययन करने वाले हैं। मतलब हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग अभिक्रियाओं की कोटियों को अलग अलग विधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिएगा। माना एक अभिक्रिया यहाँ पर दे दी है आपको, ए उत्पाद है, ए जो है अभिकारक है वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर क्या बात हो रही है, केवल एक ही अभिकारक वाली बात हो रही है। माना इस अभिक्रिया की कोटि क्या है, एन है। अतः अभिक्रिया के लिए वेग जो नियम है वो कैसे लिखोगे, वेग बराबर के ए की सांद्रता की घात n। इस समीकरण को अवकलित वेग समीकरण, इस प्रकार से अगर आपने लिखा है ना बेटा, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, एक अवकलित वेग समीकरण कह सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राफीय विधि की। ग्राफीय विधि में क्या होता है, एक ही अभिकारक उपस्थित हो। ग्राफीय विधि कब काम करती है बेटा, कि जब एक ही अभिकारक उपस्थित हो। तो इस विधि का उपयोग किया जाता है कब, जब एक ही अभिकारक उपस्थित हो। अब इस विधि के अनुसार जो एनवी कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए वेग जो सांद्रता है वो ए की जो सांद्रता है उसकी एनवी घात के समानुपाती होगी। तो वेग जो है वो समानुपाती होता है ए की सांद्रता की एनवी घात के बराबर। या फिर वेग जो है इसका विधि में आप देखेंगे कि ये जो अभिक्रिया है वह एक ही प्रकार के अभिकारक उपस्थित होते हैं वहां काम में ली जाती है। इस विधि द्वारा जो कोटि है वो किसके लिए ली जाती है, जब एक ही प्रकार के अभिकारक वहां पर उपस्थित हो। एक ही अभिकारक उपस्थित है तो इस विधि के अनुसार एनवी कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारक की सांद्रता के एनवी घात के समानुपाती होती है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आप क्या लगाएंगे, स्थिरांक लगाएंगे के। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एन की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है, तो ए की सांद्रता 1 के समानुपाती होगी तो वेग बराबर के इंटू सांद्रता ए। यानी कि वेग नियम को इस प्रकार से यदि व्यक्त किया जाता है तो अभिक्रिया की कोटि कैसी होगी, 1 आएगी बेटा। अभिक्रिया की कोटि कैसी आएगी, 1 आएगी। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियम को व्यक्त करती है। अतः यदि अभिक्रिया के वेग एवं अभिकारक के सांद्रण के मध्य एक ग्राफ यदि खींचे तो आप कैसा प्राप्त करेंगे, एक सीधी रेखा प्राप्त करेंगे। अगली बात करें द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए बात करें तो बताओ एन बराबर कैसा होगा, 2 होगा। तो इसका मतलब वेग जो होगा वो ए की सांद्रता की घात के 2, ए की सांद्रता की घात कितनी होगी, 2 होगी। आप इसको हटाएंगे तो के लगा देंगे, के लगाएंगे तो ये जो वेग नियम होगा वो इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। और यहाँ भी A2 और अभिक्रिया के वेग के मध्य यदि आप ग्राफ खींचते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए बात कर ले तो बताओ एन की वैल्यू जो 3 हो जाएगी, एन की वैल्यू 3 हो जाएगी तो भी A3 और अभिक्रिया के वेग के मध्य यदि आप ग्राफ खींचते तो भी आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। और अलग अलग टाइप की सीधी रेखाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की जो दर और अभिकारक की जो सांद्रता है उसके लिए इस प्रकार की एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ऐसी एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए भी ऐसी और तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए भी ऐसी। यानी कि केवल शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, जबकि प्रथम द्वितीय और तृतीय कोटि की सांद्रता वालों के लिए इस प्रकार के ग्राफ प्राप्त होते हैं। इसे ग्राफीय विधि द्वारा अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब समाकलित दर समीकरण के अनुसार यदि आप आरेख देखते हैं, समाकलित दर समीकरण के अनुसार अगर आप ग्राफ देखते हैं तो आप क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, लॉग ले लेंगे तो सांद्रता और समय के मध्य यदि आप शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ खींचते तो भी इस प्रकार से एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। प्रथम कोटि के लिए भी इसी प्रकार का, द्वितीय कोटि के लिए भी और तृतीय कोटि के लिए भी आपको इसी प्रकार का जो ग्राफ है वह प्राप्त होगा। समाकलित दर समीकरण के लिए इस प्रकार के भी ग्राफ प्राप्त होते हैं। अब अर्ध आयु विधि की बात कर लेते हैं। अर्ध आयु विधि क्या होती है भाई, किसी भी जो अभिक्रिया है उसका अर्ध आयु काल वह समय होता है जिसमें कोई अभिकारक कितना 50% खत्म हो जाता है। यानी कि अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ साथ घटती है, तो सांद्रता यदि 50% रह जाती है तो 50% अभिक्रिया पूर्ण हो गई है। अर्थात पदार्थों के प्रारंभिक सांद्रण का आधा भाग उत्पाद में यदि परिवर्तित हो जाता है तो इसे T½ या T50 द्वारा निरूपित किया जाता है। प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि अभिक्रियाओं के लिए समीकरणों में
यह ज्ञात किया जाता है। किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n की वैल्यू 1 होती है, द्वितीय कोटि के लिए n की वैल्यू 2 होती है, तृतीय कोटि के लिए 3 होती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यदि n बराबर 1 है तो अर्ध आयु जो है t½ या t50 प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए प्रारंभिक सांद्रता पर अर्धायु काल डिपेंड नहीं करता, जबकि द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए जो अर्ध आयु काल है वो सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भैया प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए जो है सांद्रता का जो मान है, प्रारंभिक सांद्रता पर t½ का जो मान है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। पर द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए या द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु काल है वो सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यदि तृतीय कोटि अभिक्रिया की बात करें तो n बराबर 3 या तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए हम बात करें तो तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु काल है, देख लीजिए अर्ध आयु काल की जो सांद्रता है, अर्ध आयु काल जो है वो सांद्रता की द्वितीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1 सांद्रता की द्वितीय घात यानी कि सांद्रता के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सांद्रता के तो प्रथम कोटि का तो निर्भर ही नहीं कर रहा है, यानी कि सांद्रता की शून्य घात के समान व्युत्क्रमानुपाती इसको कह सकते हैं हम। द्वितीय कोटि के लिए देखें तो सांद्रता की 1 घात के व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं, और तृतीय कोटि के लिए देखें तो सांद्रता की द्वितीय घात के समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती हम इसको मानते हैं। मतलब प्रथम कोटि जो अभिक्रियाएं हैं उनके लिए जो अर्ध आयु काल का मान है सांद्रता की शून्य घात के व्युत्क्रमानुपाती, दूसरी के लिए सांद्रता की प्रथम घात के व्युत्क्रमानुपाती, और तीसरी के लिए सांद्रता की द्वितीय घात के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि एक कम होती जा रही है सांद्रता। तो इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो सामान्य रूप से यदि आप लिखना चाहें तो बताओ सांद्रता की n-1 घात के बराबर होगा कि नहीं ये स्थिरांक, तो स्थिरांक जो है वो इसकी n-1 घात के, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि t½ का जो मान है, अर्ध आयु काल का जो मान है, ये सांद्रता की n-1 के बराबर होता है, या फिर आप इसको जब उल्टा करके लिख देंगे तो 1 - n लिख देंगे। व्युत्क्रमानुपाती ना, व्युत्क्रमानुपाती को उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर देंगे तो 1 - n हो जाएगा n-1 की जगह पर। तो यदि दो भिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं वाली अभिक्रिया अगर है तो फिर आप इन दोनों इसका निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, अर्धायु का निर्धारण देखिए। मतलब यदि दो भिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं पर अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात हो तो अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, ये देखिए आप कि एक सांद्रता, मान लीजिए कि एक सांद्रता जो प्रारंभिक सांद्रता है वो है A0 और उसके लिए अर्ध आयु काल है t½ इसी प्रकार जो अगली जो प्रारंभिक सांद्रता है वो है A0 तो उसके लिए अर्ध आयु जो है वो t½ है। तो भैया t½ जो है वो 1/a की A0 की पावर n-1 के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और t½ के लिए आप लिखते हैं तो ये इसके n-1 की घात के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि इन दोनों को ही एक साथ लिख दिया जाए, यदि इन दोनों को ही एक साथ एक दूसरे से भाग दे दिया जाए तो अर्ध आयु काल ये वाला और ये वाला अर्ध आयु काल जो है वो इन दोनों की घातों के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए इसका ऊपर चला गया और इसका वाला सांद्रता नीचे आ गई और ये n-1 हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में है इसलिए, है ना। अपॉन में जब कोई भी चीज़ होती है उल्टा जब होता है तो उसी को उल्टा कर देते हैं। तो n-1 तो ये नीचे था, इसको ऊपर कर दिया, और ये इसके लिए ऊपर था, इसके लिए नीचे कर दिया। यानी कि क्या हो रहा है, जब अपॉन में है ना वैल्यू, अपॉन में उल्टी वैल्यू है तो उल्टी को उल्टी कर देंगे तो सीधी हो जाएगी। अगली बात करते हैं, इसका अगर लॉग लेंगे तो log बेस 10 t½ इज इक्वल टू n-1 क्यों, क्योंकि इसकी घात n-1 थी तो आगे इसको सॉल्व करने के लिए n-1 इंटू log बेस 10 A0' हो जाएगा। और जब आप इसको और सॉल्व करके करेंगे तो यहाँ से आपको n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। n क्या है, यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि है बेटा। तो t½ और t½ A0 तथा A0' के मान यदि ज्ञात हो तो समीकरण 2 की सहायता से आप अभिक्रिया की कोटि यानी कि n की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए t½ की वैल्यू अगर देखेंगे तो t½ की वैल्यू, तो प्रारंभिक सांद्रता जो है वो a/2 हम रख लेते हैं। a/2 अगर हम रख लेते हैं तो t½ जो है वो a/2 इंटू के हो जाएगा, a/2 इंटू के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि t½ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है a की सांद्रता के,
है ना, ए क्या है, सांद्रता है। और अगर T 75 आपको निकालना है, यानी कि 75% अभिक्रिया जो है पूर्ण हो चुकी है, तो 3/4 जो है वो सांद्रता रहेगी, है ना, 1/2 की जगह 3/4 हो जाएगी। और इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 3A/4 K0 तो आपको आएगा 1.5 10, इन दोनों का T हाफ और T 75 को यदि आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अतः T 75 या T हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, सांद्रता के। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल उसके अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो टोटल मिला के बात ये हुई भाई, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती उसका T हाफ या अर्ध आयुकाल होता है। आप इसको T 75 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, T हाफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 75 की फॉर्म में लिखेंगे तो x की वैल्यू जो है वो 3/4 A लेंगे, और 75 की फॉर्म में लेंगे तो आप इसको इस तरीके से बराबर भी कर सकते हैं, T हाफ और T 75 को। 75 लिखने का मतलब ही वहाँ पर क्या है बेटा कि आप किसी भी अभिक्रिया को 75% पूर्ण कर चुके हैं, यानी कि अभिकारकों की सांद्रता 75% कम हो चुकी है। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अगर इस तरीके से अगर आपको समय निकालना है तो समय को आप अर्धायुकाल के फॉर्म में लिखेंगे तो T हाफ, तब जो प्रारंभिक सांद्रता है वो कितनी हो जाएगी, A/2, तथा A-x जो होगा वो भी A/2 हो जाएगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण जो है वो इस प्रकार से आप प्राप्त करेंगे। K की वैल्यू है तो log/10 में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303/T इंटू log/10 A/A-x में ये मान रखने पर, अगर मान रख देते हैं A की, ये वाले मान जो हैं वो आप रख देते हैं, तो आप जो है T हाफ, इसको T को इधर ले जाएंगे, K को इधर ले जाएंगे, तो T हाफ आप निकाल सकते हैं 2.303/K log A/A/2, क्योंकि इसको आप A-x को A/2 रख रहे हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपको प्राप्त होगा। और T हाफ की जो वैल्यू है वो आपको कैसी प्राप्त होगी, 0.693/K प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, है ना। ध्यान रखने वाली बात है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का जो मान होता है वो 0.693/K के बराबर होता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता या प्रारंभिक मात्रा अल्फा से स्वतंत्र होता है, अर्थात यह अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा पे परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता। ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T हाफ या अर्ध आयुकाल का जो मान है वो सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता। द्वितीय कोटि के लिए सांद्रता की 1 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तृतीय कोटि के लिए जो है वो सांद्रता की द्वितीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो प्रारंभिक मात्रा में परिवर्तन के साथ यह परिवर्तित नहीं होती है। अगली बात करते हैं, अगली जो अभिक्रिया है वो ऑस्टवाल्ड पृथक्करण विधि या प्रारंभिक दर विधि द्वारा जो है आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक उपस्थित होते हैं। देखो, इसके पहले वाली जो भी विधि थी, ओस्टवाल्ड के पहले वाली जो विधि थी, उसमें आपने देखा था कि एक ही अभिकारक के लिए काम हो रहा था। ग्राफी विधि द्वारा जो है एक ही अभिकारक की आप जो है कोटि ज्ञात कर सकते थे, परंतु ओस्टवाल्ड विधि में एक से अधिक अभिकारक जब होते हैं तब ये ओस्टवाल्ड विधि काम में ली जाती है। इस विधि में सभी अभिकारकों के सापेक्ष व्यक्तिगत अभिक्रिया की कोटियों को जोड़कर, सभी की जितने भी अभिकारक हैं उन सभी की कोटियों को जोड़ करके कुल कोटि प्राप्त की जा सकती है। किस प्रकार से देखेंगे, सर्वप्रथम अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक वेग को ज्ञात करते हैं। सांद्रता एवं समय के मध्य ग्राफ यदि आरेखित करें तो निम्नानुसार एक ग्राफ प्राप्त होता है। देखिए, सांद्रता और समय के मध्य अगर एक ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार का ग्राफ जो है वो प्राप्त होता है। इस प्रकार के ग्राफ में जो है अगर आप एक स्पर्श रेखा t बराबर 0 पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो जो है CA/CB के बराबर आती है। देखो, CA/CB के बराबर आती है t बराबर 0 पर। तो प्रारंभिक वेग जो है वो CA/CB के बराबर हुआ। तो आरेख t बराबर 0 समय पर स्पर्शजा की प्रवणता अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग को व्यक्त करती है। प्रारंभिक वेग तो t बराबर 0 पे ही निकलेगा, तो t बराबर 0 पर CA/CB इसका प्रारंभिक वेग होता है। तो इस विधि को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आप क्या करते हैं, एक सामान्य अभिक्रिया लेते हैं। एक अभिक्रिया जिसमें A अभिकारक, B अभिकारक और C अभिकारक मिलकर के उत्पाद बना रहे हैं। तो जो वेग या दर है, अभिक्रिया की जो दर है या अभिक्रिया का जो वेग है वो A की सांद्रता की घात P, B की सांद्रता की घात Q और C की सांद्रता की घात R के समानुपाती होगा।
कब? t बराबर 0, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता के इन घातों के समानुपाती होगा। तो उपरोक्त समीकरण में p, q, r के मान जो हैं किस प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं उसे देखें आप, कि b और c की सांद्रता को स्थिर रख दो तो A की सांद्रता को 2 गुना कर दो, तो अभिक्रिया के प्रारंभिक वेग का पुनर्निर्धारण करने पर, माना A की सांद्रता को 2 गुना कर दिया आपने, तो वेग जो है वो 4 गुना हो जाएगा, यानी कि अभिक्रिया का जो वेग होगा वो A की सांद्रता के 2 घात के समानुपाती प्राप्त होगा। तो बताओ A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कैसी हो गई बेटा? 2 हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी जो घात है वो कितनी है? 2 है, और जो अभिक्रिया की जो सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता की घात जो होता है वही वो कोटि होता है। तो बताओ A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 2 हो गई। तो P का मान कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। इसी प्रकार से B का मान आप प्राप्त कर सकते हैं। B का मान प्राप्त करने के लिए B, तो आप क्या करेंगे? B की सांद्रता जो है वो निकालने के लिए A और C की सांद्रता को स्थिर रख दोगे। A और C की सांद्रता को स्थिर रख दोगे तो B की सांद्रता का मान प्राप्त हो जाएगा। अब यदि B की सांद्रता को 2 गुना कर देते हैं एवं पुनः अभिक्रिया वेग का निर्धारण करते हैं, तो माना B की सांद्रता को 2 गुना करने पर अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कितनी ही कर दो, अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो दर जो है वो B की घात के शून्य घात के समानुपाती हो जाएगी। शून्य घात के समानुपाती हो रही है, इसका मतलब Q का मान कितना प्राप्त हो रहा है? 0 प्राप्त हो रहा है। और अगर C के लिए ज्ञात करना है तो A और B की सांद्रता को आपको स्थिर रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप C की सांद्रता निकालेंगे। और माना कि C की सांद्रता को 2 गुना करने पर वेग भी 2 गुना हो जाता है, तो सांद्रता की 1 घात के समानुपाती हुआ, यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है ना। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो सांद्रता का जो है सांद्रता के 1 घात के समानुपाती है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो C के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि अगर 1 आती है तो R की वैल्यू 1 प्राप्त हुई। तो यहाँ से आप देखेंगे P, Q और R के अलग अलग मान प्राप्त हुए हैं। P का मान जो था 2 था, P का मान 2, Q का मान 0 और R का मान 1 रखने पर इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगी? इस अभिक्रिया की कुल कोटि प्राप्त होगी, जो कि कितनी आएगी? 2 + 3, कुल कोटि कितनी होगी? 3। तो इस अभिक्रिया के लिए आप कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि जो है वो कैसी है? 3 है। इसका मतलब यह तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। यह ओस्टवाल्ड विधि है जब एक से ज़्यादा अभिकारक पदार्थ आप लेते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी अभिक्रिया की कोटि को प्राप्त कर सकते हैं। अब विभिन्न कोटि की अभिक्रियाएं जो होती हैं उनके लिए समाकलित वेग समीकरण द्वारा इनके निर्धारण को अलग तरीके से आप रख सकते हैं। देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर हम बात करें तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की 0 घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात इन अभिक्रियाओं में यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0, इसके ऊपर अगर निर्भर करती है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण आप किस प्रकार से लिख सकते हो कि एक अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट जो है वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो इसके लिए यदि आप दर लिखेंगे तो बताइए K × A की पावर 0 लिखेंगे, K × A की पावर 0 लिखेंगे तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? -dR/dt। माइनस क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट के लिए आप बात कर रहे हो, अभिकारक के लिए बात कर रहे हो। तो K क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। इसका मान यदि आपको प्राप्त करना है तो इस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी K.dt को आप इधर लेके जाएंगे तो -dr बराबर K.dt आएगा। K.dt आएगा तो बताइए समीकरण 1 को शून्य कोटि की अभिक्रिया का अवकलन वेग नियम भी कहते हैं, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को डिफरेंशियल रेट लॉ या अभिक्रिया का अवकलन वेग नियम भी कहा जाता है। अब इसका यदि आप समाकलन करते हैं तो -dr का समाकलन इंटू K dt का समाकलन, इसका समाकलन करेंगे तो आपको r इस प्रकार से प्राप्त होगा और dt का जो है इस करेंगे तो आपको एक कंसंट्रेशन c या समाकलन स्थिरांक लगाना पड़ेगा। यदि t का मान आप 0 रखते हैं तो मुझे बताइए कि r जो है वो r0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो अभिकारक की जो सांद्रता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कहलाएगी t बराबर 0 समय पर, और अभिकारक की जो सांद्रता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कहलाएगी। तो उपरोक्त मानों को समीकरण में यदि मैं रख दूं तो
r की जगह पे r0 रखूंगी और t की जगह पर 0 रखूंगी, मुझे इस प्रकार की एक समीकरण प्राप्त होगी, जहां से मैं c का मान भी यहां से प्राप्त कर लूंगी। अब इस c का मान वापस मैं इस समीकरण में रखूंगी, तो c का मान यानी कि -r0 रखूंगी, तो ये अभिक्रिया मुझे इस प्रकार देखने को मिलेगी। और यहाँ से यदि मैं kT का मान निकालना चाहूंगी तो ये kT का मान मुझे इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो यदि प्रारंभिक सांद्रता RO जो है वो a मोल लीटर इनवर्स है, तो t समय पश्चात जो सांद्रता होगी वो r ये वाली a माइनस एक्स होगी, क्योंकि इसमें से कुछ मोल्स निकल करके उत्पाद में परिवर्तित हो चुके हैं, यानी कि a माइनस एक्स हो जाएगा। a माइनस एक्स हो जाएगा तो बताइए, इसको मैं a रख दूंगी और इसको मैं a माइनस एक्स रख दूंगी, तो इस प्रकार से मुझे एक समीकरण प्राप्त होगी। इसे सॉल्व करने पर मुझे kt बराबर x मिलेगा और यहाँ से मैं t का मान प्राप्त कर सकती हूँ x अपॉन टी, या फिर मैं k का भी मान प्राप्त कर सकती हूँ x अपॉन टी। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण या समाकलित वेग नियम इस प्रकार से व्यक्त आपको हो जाएगा। यहाँ से k की जो है वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के यदि लक्षणों की बात करें तो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं जो है वो निम्न समीकरणों का पालन करती है। आपने देखा r बराबर -kt प्लस r0, तो x अगर इसको x एक्सिस पे रखूं, इसको y एक्सिस पे रखूं, तो बताइए जो ढाल है वो -k के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि r मतलब सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच में यदि मैं एक ग्राफ खींचती हूँ तो एक ढाल जो है वो -k मुझे प्राप्त होगा, -k यानी कि झुका हुआ ग्राफ। तो अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सांद्रता और समय के मध्य का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अगली बात करते हैं, इन अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का जो वेग है वो सदैव स्थिर रहता है। अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का वेग सदैव स्थिर रहता है तथा इसका मान वेग स्थिरांक के बराबर होता है। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं सदैव पूर्ण होती हैं तथा इनके पूर्ण होने में लगा जो समय है वो a अपॉन k के बराबर होता है। यानी कि पूर्ण होने में लगा हुआ समय जो है वो a अपॉन k के बराबर होता है। यहाँ पर a जो है प्रारंभिक सांद्रता है अभिकारक की। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी कि अर्ध आयुकाल जो है प्रारंभिक सांद्रता जो है उसके समानुपाती प्राप्त होता है। नेक्स्ट, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की जो इकाई है वह क्या होगी, मोल प्रति लीटर अपॉन समय, यानी कि मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। इस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई वेग इकाई के समान होती है। जो वेग की इकाई होती है उसी के समान यहाँ पर भी आपको शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई प्राप्त हो जाएगी। अगली बात करते हैं शून्य कोटि के बाद में प्रथम कोटि की बात करते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। अर्थात इन अभिक्रियाओं का वेग केवल एक अभिकारक अणु की एकल घात की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी कि एक अभिकारक हो उसकी सांद्रता की जो घात है वो भी कितनी होनी चाहिए बेटा, एक ही होनी चाहिए। तो प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए यदि हम लिखें तो निम्न अभिक्रिया पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखते हैं। R जो है उत्पाद दे रहा है, R की प्रारंभिक सांद्रता A है, उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता 0 है, T बराबर 0 समय पर। टी कुछ समय के पश्चात R की प्रारंभिक सांद्रता में से कुछ मोल्स कम हुए, मान लीजिए A में से कुछ x मोल कम हो गए तो A माइनस एक्स इसकी सांद्रता हो जाएगी T समय पर और उत्पाद की सांद्रता x मानी जाएगी। तो इसके लिए द्रव्यमानुपाती क्रिया नियम के अनुसार अगर रेट लो लिखते हैं तो -dr अपॉन dt लिखेंगे, जो कि किसके बराबर होगा, dx अपॉन dt के बराबर होगा, और जो कि समानुपाती होगा A माइनस एक्स यानी कि T समय पर इसकी सांद्रता के समानुपाती। अब समानुपाती होगा तो इसके लिए हम क्या लिख देते हैं, k लिख देते हैं। k लिख देंगे तो आप जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा करके आप एक कांस्टेंट लगाएंगे k, तो dx अपॉन dt बराबर k इंटू a माइनस एक्स यहाँ से आपको प्राप्त होगा। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो dt को इधर लेके जाएंगे, a माइनस एक्स को इधर लेके जाएंगे, बाद में इसका समाकलन करने पर आपको नेचुरल लॉग की फॉर्म में ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। नेचुरल लॉग माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt प्लस c। यहाँ पर c जो है वो समाकलन स्थिरांक है। अब अभिक्रिया की प्रारंभिक अवस्था में t अगर 0 है तो बताओ x भी 0 होगा, तो t का मान भी 0 और x का मान भी यदि 0 रख देते हैं तो अभिक्रिया जो है वो आपको समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होगी, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a बराबर c। अब नेचुरल लॉग ऑफ a बराबर c है तो c का मान जो है समीकरण में रख देंगे, वहाँ जो आपने c का मान निकाला है -ln a, इसको आप जो है पहले वाली समीकरण इस समीकरण में आप c का मान रख देंगे द्वितीय समीकरण में। तो c का मान रखने पर आपको इस प्रकार की एक इक्वेशन प्राप्त होगी। यहाँ से आप kt का मान निकालने के लिए ln a माइनस ln a माइनस x
x करेंगे तो ये जो नेचुरल लॉग्स हैं माइनस में, इसका मतलब a अपॉन a माइनस एक्स हम लिख सकते हैं, a माइनस एक्स अपॉन लिख सकते हैं। तो बताओ kt अगर केवल k का मान ज्ञात करना है तो 1/t करना पड़ेगा। तो इस तरीके से, और इस नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो जो इक्वेशन है समाकलित वेग इक्वेशन जो है वो इस प्रकार से प्राप्त होगी, k का मान इस प्रकार से और t का मान आप इस प्रकार से यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो समीकरण को यदि निम्न रूप में भी निरूपित किया जाता है तो बताओ n की घात 0 प्रारंभिक सांद्रता बटे t समय के पश्चात सांद्रता, यहाँ पर भी देखो रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता बटे t समय के पश्चात सांद्रता, और आप इसको इस तरीके से इंटर कन्वर्ट आपस में कर सकते हैं। तो kt अपॉन 2.303 बराबर लॉग बेस 10 प्रारंभिक सांद्रता बटे t समय के पश्चात सांद्रता, और यहाँ पर r0 n0 के बराबर है, या फिर इसको आप a से भी डिनोट कर सकते हो क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता को आपने a रखा था। t समय के पश्चात जो सांद्रता हुई थी उसको आपने a माइनस एक्स भी रख दिया था, तो r की सांद्रता a माइनस एक्स या फिर n की सांद्रता a माइनस एक्स आप लिख सकते हैं। तो ये समीकरण जो है विल्हेमी समीकरण द्वारा निम्नानुसार व्यक्त की जा सकती है। विल्हेमी समीकरण यानी कि t बराबर 0 टाइम पर आप इस a को a नॉट और a माइनस एक्स को a t रख सकते हैं। इस प्रकार से रखने पर आप लॉग बेस 10 प्रारंभिक सांद्रता, रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता बटे रिएक्टेंट की t समय के पश्चात सांद्रता जो है वो kt अपॉन 2.303 के बराबर प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर r नॉट जो है उसको आप n नॉट भी लिख सकते हैं जो कि है a, और r को n भी लिख सकते हैं जो कि है a माइनस एक्स। तो समीकरण से आप विल्हेमी समीकरण किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं कि भाई t बराबर 0 समय पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता मान लीजिए आपने a नॉट रख दी है, और t समय के पश्चात अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है बेटा उसको आपने a t रख दिया है, तो a की जगह पे आप a नॉट रख दोगे और a माइनस एक्स की जगह पे आप a t रख देंगे। अब इनका जो मान है वो समीकरण 3 में रखने पर आपको क्या प्राप्त होगा, k इज इक्वल टू 1/t नेचुरल लॉग प्रारंभिक सांद्रता बट्टे t समय पश्चात सांद्रता, इसको आपने a नॉट और a t लिख दिया था। अब इस यहाँ से आप k इंटू टी का मान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसको इंटर कन्वर्ट करके इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, और ये माइनस में है तो इसको माइनस में लिख दे, इसको माइनस में भी लिख सकते हो आप उल्टा करके। a t को आप ऊपर ले जाना चाहते हैं, a नॉट को आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव में प्राप्त हो जाएगा, माइनस में प्राप्त हो जाएगा, और माइनस में जब नेचुरल लॉग का मान प्राप्त होता है तो इसको e की पावर माइनस kt के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो जहाँ से आप a t का मान अगर प्राप्त करना चाहते हो तो a t बराबर a नॉट e की पावर माइनस kt, ये जो समीकरण आपको फोर्थ समीकरण प्राप्त हुई है यही विल्हेमी समीकरण है बेटा। विल्हेमी समीकरण उसी को कहते हैं जो 3। यदि हम r नॉट अपॉन r तथा t के बीच में एक आरेख बनाए, r नॉट अपॉन r और t के बीच में इस प्रकार से समय और सांद्रता के बीच में यदि आप ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे आप सीधी रेखा का ढाल जो है वो धनात्मक ढाल प्राप्त कर सकते हैं k अपॉन 2.303। परंतु यदि आप केवल नेचुरल लॉग r और t के बीच में अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ये जो ढाल है वो नेगेटिव में आपको प्राप्त होगा, माइनस वाला। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ln r तथा t के मध्य आरेख इस प्रकार से, और ln r 0 अपॉन r और t के मध्य यदि ग्राफ खींचते हैं तो ये ढाल जो है वो आपको पॉजिटिव ढाल प्राप्त होता है, जबकि ln r तथा t के मध्य जो आलेखित ग्राफ की जो ढाल है वो आपको माइनस k नेगेटिव के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि दोनों को उल्टा कर दिया। अब छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, तो ऐसी अभिक्रियाएं जो वास्तव में प्रथम कोटि की नहीं होती हैं परंतु परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण प्रथम कोटि की प्रतीत होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो आपको प्रथम कोटि की दिखेंगी तो सही, परंतु जब आप उसको सॉल्व करके निकालेंगे तो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं नहीं निकलेंगी, उन्हें कहा जाता है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। यानी कि इन्हें हम छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहेंगे तो दो अभिकारकों के बीच ऐसी किसी अभिक्रिया में से एक अभिकारक जो आधिक्य में उपस्थित हो, यानी कि एक, दो या दो से ज्यादा आपने ले लिया अभिकारक तो एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगी, बाकी के जो आपने अभिकारक ले रखे हैं वो आपने कैसे ले रखे होंगे, एक्सिस में या आधिक्य में ले रखे होंगे। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो होती हैं प्रथम छद्म कोटि की अभिक्रियाएं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं होती हैं। इनके कुछ उदाहरण देखिए आप, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर या शर्करा का प्रतिलोमन। इस शर्करा के प्रतिलोमन में आप देखेंगे कि सुक्रोज का जल की उपस्थिति में आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इसको तोड़ देते हैं, तो यहाँ पर जल आप कैसे लिखते हैं बेटा, आधिक्य में लेते हैं, आधिक्य में ले रहे हैं। तो इसका मतलब जो अभिक्रिया की सांद्रता है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड कर रही है, इसकी सांद्रता पर निर्भर कर रही है। अभिक्रिया की जो दर है वो सिर्फ इसी की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, इसकी सांद्रता का अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये जो है वो छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है।
अगला एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन। अब अम्लीय जल अपघटन करवाओगे तो भी जल जो है वो आप आधिक्य में लोगे। इसका मतलब ये भी एक अभिकारक है और ये भी एक अभिकारक है, परंतु अभिक्रिया की जो दर है वो सिर्फ एथिल एसीटेट की अभिक्रिया या सांद्रता पर ही निर्भर कर रहा है, जल की सांद्रता पर नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जैसा आपको नजर आ रहा है, परंतु ये है तो कैसा, प्रथम अभिक्रिया। तो उपरोक्त अभिक्रिया में जल आधिक्य में होता है तथा अभिक्रिया के दौरान जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः इसकी सांद्रता को स्थिर मान लेते हैं तथा अभिक्रिया का वेग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एथिल एसीटेट की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, इसलिए इसे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो 2 या 3 कोटि की नजर आती हैं पर होती वो 1 कोटि की है, तो प्रथम छद्म कोटि की अभिक्रिया उन्हें कहा जाता है। तो वेग जो है वो सिर्फ एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करे, एक या एक से अधिक अभिकारक होने के बावजूद भी, तो वो क्या कहलाती है, प्रथम छद्म कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। इसी प्रकार द्वितीय कोटि की अभिक्रिया देख लीजिए, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग एक अभिकारक की सांद्रता की द्वितीय घात के समानुपाती हो या 2 भिन्न भिन्न अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती हो, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मतलब क्या हो रहा है, एक घात, मतलब या तो एक की ही द्वितीय घात के बराबर एक ही अगर अभिकारक है तो उसकी सांद्रता की द्वितीय घात वाली जितनी भी अभिक्रियाएं होती है द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है, या फिर एक से ज्यादा यानी कि 2 अभिकारक हैं तो दोनों अभिक्रियाओं की जो सांद्रताओं की घात है वो 1 होनी चाहिए और 1 + 1 = 2 होना चाहिए, तब जाकर के वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण यदि आप निकालना चाहें तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, k = 1/T2 - T1 1/a - x2 - 1/a - x1, ये एक अभिकारक के लिए, वो दूसरे अभिकारक के लिए। और तृतीय कोटि के लिए बात करें तो तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं हैं जिनके लिए अभिकारकों की सांद्रताओं की जो तृतीय घात के ऊपर डिपेंड करती हैं, या फिर अलग अलग 3 अभिकारक ले रखे हैं तो इसकी जो सांद्रता है उसकी घात भी 1 होनी चाहिए, इसकी घात भी 1 होनी चाहिए और इसकी घात भी 1 होनी चाहिए, और तीनों को जोड़ करके आपका जो योग है सांद्रताओं की घातों का वो कितना आना चाहिए, 3, उसे क्या कहा जाता है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। तो वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारकों की 3 सांद्रता पदों पर निर्भर करता है तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। 3 सांद्रता पद समान या भिन्न भिन्न अभिकारक हो सकते हैं। तो तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण आप कैसे लिखेंगे, k = 1/2t, देखो n-1 यानी कि n-1 मतलब तृतीय कोटि, n बराबर कोटि 2 × t इंटू 1/a - x की घात 2 - 1/a की घात 2। तो उपरोक्त समीकरण द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। समाकलित वेग समीकरण आप यहाँ पर लिख रहे हैं। तो विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पहले हम बात करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए, जिसका वेग जो है वो सिर्फ डायरेक्टली बराबर होता है किसके, k के। तो सोने के पृष्ठ पर नाइट्रस ऑक्साइड का जो तापीय अपघटन होता है, सोने के पृष्ठ पर नाइट्रस ऑक्साइड का जो तापीय अपघटन है, यह भी एक शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसे सूर्य के प्रकाश में जल के ऊपर हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से हाइड्रोजन क्लोराइड के बनने की जो अभिक्रिया है, H2 और Cl2, जो सूर्य के प्रकाश में होने वाली जो अभिक्रिया है वह भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, H की सांद्रता की 0 घात और Cl2 की सांद्रता के 0 घात के मल्टीप्लाई के बराबर होगी। और तो इसका मतलब दर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, k के बराबर आ रही है। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण देख लो। अमोनियम नाइट्रेट का जो विघटन हो रहा है, तो अमोनियम नाइट्रेट के विघटन में अमोनियम नाइट्रेट की सांद्रता की 1 घात के समानुपाती जो है वो वेग आएगा। तो आप जो है वेग को इस प्रकार से लिख सकते हैं। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये लिखा है वैसा ही आप यहाँ लिख सकते हो। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण है। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण में देखो आप HI का वियोजन, HI का वियोजन हो रहा है। तो HI का वियोजन जो हो रहा है इसकी घात के द्वितीय, इसकी HI की सांद्रता की द्वितीय घात के बराबर जो है वो वेग k × HI की सांद्रता की द्वितीय घात के बराबर आ रहा है। और एस्टरों का जो क्षारीय जल अपघटन करवाओगे तो इसकी सांद्रता की 1 घात और इसकी सांद्रता की 1 घात जो है वो मल्टीप्लाई होकर के वेग जो है वो बराबर k, इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता के मल्टीप्लाई के या गुणनफल के बराबर आपको प्राप्त होगा। विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के वेग नियम
और वेग स्थिरांकों के जो मात्रक होते हैं उनको एक सारणी में यहाँ पर व्यक्त किया गया है। यहाँ पर अभिक्रिया का वेग इस प्रकार से वेग नियम लिखा गया है, यहाँ पर सामान्य मात्रक यहाँ पर दिए हुए हैं और सांद्रता को मोल लीटर इनवर्स तथा समय को सेकंड में व्यक्त करने पर जो भी मात्रक प्राप्त हो रहे हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं सारणी में। और गैसीय अभिकारकों के लिए मात्रक जब आंशिक दाब को वायुमंडल में व्यक्त किया जाता है तो गैसीय अभिकारकों के लिए भी यहाँ पर जो है आपको मात्रक देखने को मिलते हैं। इस सारणी में आपको सभी चीजें प्राप्त हो जाएगी। तो एन कोटि की अभिक्रिया है तो दर जो है वो अभिकारक की एन सांद्रता के बराबर होगी, तो दर बराबर के होगी। सांद्रता जो है वो 1 माइनस सांद्रता की घात 1 माइनस एन समय इनवर्स होगा और मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 अपॉन सेकेंड इनवर्स होगा यदि सांद्रता के पदों में लिखना चाहते हैं, और अगर वायुमंडलीय दाब के पदों में लिखना चाहते हैं तो वायुमंडल 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स यहाँ से आपको मात्रक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर बराबर के तो सांद्रता बटे समय मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स या वायुमंडल सेकेंड इनवर्स आपको मात्रक देखने को मिलेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर बराबर क्या होता है तो अभिकारक की सांद्रता 1 के बराबर होती है, तो मोल लीटर इनवर्स यहाँ से गायब हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पर सेकेंड इनवर्स या समय इनवर्स और वायुमंडल भी जो है वो 0 हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स इसकी यूनिट आएगी। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए ये द्वितीय घात के समानुपाती होते हैं, इसलिए सांद्रता -1 मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स इसकी घात होगी, मात्रक होगा और वायुमंडल इनवर्स सेकेंड इनवर्स इसका गैसीय पदार्थों में मात्रक होंगे।